हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद सुख। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत यूपी पीएससी आरओ का जो बैच कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग सारा सिलेबस आरओ का 60 डे में कंप्लीट करेंगे। उसमें आज हम लोग पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और लेक्चर नंबर 2 है पार्लियामेंट का। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए या जो भी लेक्चर है उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस चैनल पर, जो ये टेलीग्राम चैनल है जीएस विद, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो लेक्चर फर्स्ट में हम लोग पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग लोकसभा के उपाध्यक्ष से स्टार्ट करते हैं, यानी कि डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या, अगर लोकसभा के स्पीकर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जब भी नई लोकसभा चुन के आती है तो क्या होता है कि जो है प्रेसिडेंट सम्मन करता है और लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके चुनाव की तिथि को निर्धारित करता है, और उस दिन लोकसभा के लोकसभा के अध्यक्ष के इलेक्शन हो जाते हैं और लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और उस बीच के लिए प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है हाउस को रन करने के लिए। ओके, उसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो अभी पढ़ते हैं लोकसभा का उपाध्यक्ष के बारे में। तो जैसे ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, ठीक, फिर उसके बाद क्या है, जो लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा का जो स्पीकर है वो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है यानी कि डिप्टी स्पीकर के चुनाव की तिथि निर्धारित करता है और हाउस में चुनाव के द्वारा उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। ओके, तो लोग, अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये क्वेश्चन भी आप याद रखना कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसकी चुनाव की तिथि का निर्धारण कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक, इसके अगर इलेक्शन के जो डेट है इसका चुनाव कौन करता है? ये प्रेसिडेंट। और जो डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन की डेट कौन निर्धारित करता है? तो ये करता है स्पीकर, मतलब कि लोकसभा का अध्यक्ष ही इसका जो है तिथि निर्धारित करता है और उस दिन उसको चुन लिया जाता है। ठीक, पहला तो यही हो गया। फिर क्या है, जो है ये तो वही चीज लिखी है कि उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा स्वयं करती है और लोकसभा के सदस्य जो हैं वो वही मिलके क्या चुनते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष को चुनते हैं। और जो लोकसभा का स्पीकर है उसके चुनाव के बाद इसके उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, ये भी मैंने बता दिया। और इसकी तिथि का निर्धारण कौन करता है? ये भी लोकसभा का जो है अध्यक्ष चुनाव की तिथि को निर्धारित करता है। फिर उसके बाद अगर लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है उसकी अगर पद वेकेंट हो किसी भी कंडीशन में, तो क्या होगा कि लोकसभा में से जो सदस्य हैं उनमें से एक नया सदस्य चुनकर उस पद को भरा जा सकता है। ठीक है, और इसका कार्यकाल सेम होगा जो लोकसभा के अध्यक्ष का हम लोगों ने कार्यकाल चुना था, देखा था, सॉरी, कि लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल क्या था कि नई लोकसभा स्टार्ट होती है तब से 5 साल तक। ठीक है, तो लोकसभा के कार्यकाल तक यानी कि पूरा 5 साल तक, जब से नई लोकसभा आती है, और 5 साल तक पूरा इसका जो है कार्यकाल रहता है। ठीक, और वैकेशन की स्थिति क्या क्या है? वही सेम स्थिति है कि अगर उपाध्यक्ष का पद किस स्थिति में खाली हो सकता है, जैसे हम लोगों ने अध्यक्ष में पढ़ा था कि या तो उसकी लोकसभा की जो सदस्य नहीं रहता है, तो या वह अपना त्याग पत्र दे दे, किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को। जो उपाध्यक्ष है, डिप्टी स्पीकर है, वो किसको अपना त्याग पत्र देता है? अध्यक्ष को। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि उसे लोकसभा के सभी सदस्यों या सभी सदस्यों के द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया जाए। जैसे कि हम लोगों ने लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ा था, उसे हटाने के लिए अब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत होती थी। और अब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है कि लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ +1, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की? 550 है प्रेजेंट डे में, तो उसका 1/2 +1 करके क्या हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष। तो उसी तरीके से लोकसभा के उपाध्यक्ष को भी हटा सकते हैं, लेकिन हटाने से पहले, ये प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन प्रायर नोटिस देना होगा उपाध्यक्ष को, जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष को देना होता था। तो ये 14 दिन आपको जरूर याद रखना है कि 14 दिन पहले क्या नोटिस भी देना होता है। तो इस पॉइंट में इतना, इस स्लाइड में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के कर्तव्य, यानी कि जो डिप्टी स्पीकर है उसके क्या कार्य होंगे। तो कार्य क्या होंगे? जो अध्यक्ष का कार्य होगा, जब अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष वही कार्य करेगा।
यानी कि सेशन में अगर लोकसभा का सत्र चलाना है, अगर अध्यक्ष अब्सेंट है तो क्या उस जगह पे कौन बैठेगा? उस जगह पे बैठेगा, अध्यक्ष की जगह पर उपाध्यक्ष बैठ जाएगा और हाउस को चलाएगा। ठीक, डेकोरम मेंटेन करेगा, सारा कुछ काम उसी का हो जाएगा। ठीक, जब अध्यक्ष अब्सेंट है तो पहला तो कार्य यही होगा कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ये उसके कार्य करता है। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जब ज्वाइंट सिटिंग है, ज्वाइंट सिटिंग, अब हम लोगों ने ज्वाइंट सिटिंग के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो ज्वाइंट सिटिंग के बारे में थोड़ा सा समरी में बता दूं कि ज्वाइंट सिटिंग जो कि आर्टिकल नंबर कितने में है, 108 में। तो ज्वाइंट सिटिंग कब होती है? सबसे पहले तो ज्वाइंट सिटिंग कब होगी? जब कोई भी बिल, अगर मान लो कोई भी बिल ऐसा है जिसपे दोनों हाउस की सम्मति नहीं है, कोई डिस्प्यूट है, तो और वह इंपॉर्टेंट बिल है, तो क्या होगा? प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, वो उस बिल को सम्मन करके दोनों हाउस की कॉमन मीटिंग बुला सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता है। ठीक, तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन हम लोगों को याद रखना है। ये कल भी बताया था मैंने कि प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सिटिंग को बुलाने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का। लेकिन जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, यानी कि दोनों हाउस की कॉमन जो मीटिंग होती है, उसको चेयर कौन करेगा? उसको चेयर करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है उसको चेयर करेगा। अब अगर क्या हुआ कि लोकसभा का अध्यक्ष अब्सेंट है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष के कार्य में हम लोग देख ही चुके हैं कि अगर अध्यक्ष अब्सेंट है तो उसका कार्य कौन करेगा? उसका जो है डिप्टी स्पीकर। तो अगर ये अब्सेंट है तो यही दूसरा पॉइंट लिखा है कि ये डिप्टी स्पीकर जो है ये ज्वाइंट सिटिंग को चेयर करेगा। ठीक, फिर आगे कल हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, अगर डिप्टी स्पीकर भी अब्सेंट है तो कौन करेगा अध्यक्षता इसकी ज्वाइंट सिटिंग की? तो करेगा जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो है उपाध्यक्ष, ना कि अध्यक्ष नहीं, राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष है। अध्यक्ष क्यों नहीं? क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और लेकिन जो राज्यसभा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या है? वो मेंबर नहीं होता किसी भी हाउस का, इस वजह से वो इस मीटिंग को चेयर नहीं करेगा। इसका जो उपाध्यक्ष है यानी कि जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा का, वो फिर करेगा। यानी कि ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि लोक ज्वाइंट सिटिंग की जो चेयरपर्सन है वो या तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, अगर वो अब्सेंट है तो उपाध्यक्ष करेगा यानी कि डिप्टी स्पीकर करेगा, अगर वो भी अब्सेंट है तो कौन करेगा? राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन। ओके, तो ये सीक्वेंस भी याद रखना है। तो इसका ये सेकंड पॉइंट हो गया क्लियर। फिर इसके बाद इसका तीसरा कार्य क्या है? तो इसका एक विशेषाधिकार है ये संसदीय समितियों में, यानी कि पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसमें उपाध्यक्ष का एक विशेषाधिकार क्या है कि अगर उपाध्यक्ष जो है, डिप्टी स्पीकर जो है, उसको किसी भी पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, इन कमेटियों के बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे कि कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी का अगर ये सदस्य नियुक्त होता है तो वह स्वतः ही उस कमेटी का हेड यानी कि अध्यक्ष बन जाता है। ठीक, और यह क्या है? यही इसका जो है स्पेशल पावर है, यानी कि विशेषाधिकार इसका है उपाध्यक्ष का। तो ये इसे हमने कार्य देख लिए डिप्टी स्पीकर के। फिर ये संसद में अगर अध्यक्ष मौजूद है तो इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य जैसे और मेंबर बैठे हैं सेम वैसा ही कार्य इसका होगा कि सदन में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे और वोटिंग करेंगे। तो उपाध्यक्ष का कार्य, अगर अध्यक्ष प्रेजेंट है तो नॉर्मल जो कैंडिडेट, नॉर्मल जो मेंबर होते हैं उनकी तरह ही उपाध्यक्ष का कार्य होता है। ओके, अब इसके बाद देख लेते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो ये क्या होता है? सबसे पहले तो ये इसका जो वर्णन है वो कहाँ पे है? जो लोकसभा का जो नियम है, नियमावली है, वहां पे इसका वर्णन है। यानी कि लोकसभा के नियमों के अनुसार जो लोकसभा का अध्यक्ष है, स्पीकर ऑफ लोकसभा है, वह इस पैनल को क्या करता है? इस पैनल को चूज करता है। और इस पैनल के अंदर कितने मेंबर होते हैं? मैक्सिमम 10 मेंबर जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है कि इसका चुनाव कौन करता है? पैनल का इस पैनल का चुनाव करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है मेंबरों की? 10। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक, और इन पैनल को, इसे पैनलों अध्यक्षों का पैनल भी कहा जाता है। अब इसका कार्य क्या है? जो चेयरपर्सन का पैनल है, इनके कार्य क्या है? अब इसका कार्य ये है कि अगर हाउस में अध्यक्ष अब्सेंट है, ठीक, उपाध्यक्ष भी अब्सेंट है यानी कि स्पीकर भी अब्सेंट है और डिप्टी स्पीकर दोनों अब्सेंट है,
तो क्या होगा कि हाउस को चलाने के लिए कौन अध्यक्ष बनेगा, तो इस पैनल का कोई भी सदस्य हाउस को चलाने के लिए अध्यक्ष बनेगा और सेम जो है शक्तियां उसको प्राप्त होंगी जो अध्यक्ष की हैं, यानी कि लोकसभा की जो अध्यक्ष की शक्तियां हैं, क्योंकि उसी की सीट पर बैठा है तो एज इट इज वही पावर होगी और ये हाउस को पूरा चलाएगा। तो इसका कार्य ये है, ठीक है। अब फिर इसके बाद एक और स्पेशल केस ये बनता है, मान लो कि अध्यक्ष एब्सेंट है, उपाध्यक्ष एब्सेंट है और इन पैनल के जो मेंबर हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है 10, मान लो 10 ही मेंबर है और 10 एब्सेंट है। अब भी फिर भी हाउस को चलाना है, तब क्या होगा, अब अध्यक्ष के लिए कौन चुना जाएगा, तो जो और मेंबर हैं लोकसभा के उनमें से एक मेंबर का चुनाव कर लिया जाता है अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी रूप से वो जो है हाउस को चलाने के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहेगा। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, यानी कि हाउस अल्टीमेट गोल है कि हाउस का रन करना जरूरी है, चाहे अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष नहीं हो तो पैनल होगा, पैनल नहीं है तो उनमें से जो भी मेंबर हैं लोकसभा के उनमें से कोई भी एक हेड बना दिया जाएगा अस्थायी रूप से। ओके, तो ये पॉइंट जरूर याद रखने हैं। फिर इसके बाद अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि चलो एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग कि जो भी लोकसभा है, मान लो कोई भी रनिंग गवर्नमेंट है, उसका आखिरी साल चल रहा है और उसके बाद इसका क्या हो गया, जो है चुनाव हो गया, लोकसभा के चुनाव हुए और जो है लोकसभा खत्म हो गई। एक जैसे मान लो कोई भी 15th जो लोकसभा है वो उसका कार्यकाल समाप्त हो गया, अब इसका अध्यक्ष भी होगा। हर कार्यकाल में क्या होता है, अध्यक्ष तो होगा, ऑब्वियस चीज है, लोकसभा का अध्यक्ष होगा। तो जो स्पीकर है, लोकसभा का स्पीकर है, उसका भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, ठीक। अब लोकसभा के स्पीकर का कार्यकाल के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो इसका कार्यकाल कब समाप्त होगा, जब तक नई लोकसभा चुन के नहीं आती। अब 15 के बाद मान लो 16th लोकसभा चुन के आ गई, ये न्यू ये चुन के आ गई, तो क्या होगा, इसका कार्यकाल भी समाप्त हो गया, लोकसभा के स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो गया। अब क्या है, अब हाउस को क्या करना है, रन करना है। तो हम लोग जानते हैं, ये भी हमने कल बताया था कि जब भी नई लोकसभा चुन के आती है, चुनाव होता है और चुन के आती है नई लोकसभा, तो क्या होता है फिर उसके बाद कि प्रेसिडेंट जो है सम्मन करने आते हैं, प्रेसिडेंट जो है सबसे मिलने आते हैं जो भी नई लोकसभा चुन के आई है, ठीक है। तो लोकसभा चुन के आई है तो वहां पे कौन मिलने आएगा, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट करेगा अनाउंसमेंट किसकी, प्रेसिडेंट जो है अनाउंस करेगा लोकसभा का जो स्पीकर है उसके चुनाव की डेट। ये भी हमने अभी देखा कि लोकसभा के चुनाव की जो डेट है वो कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट जो है उसने बता दिया। मान लो ये जो नई लोकसभा आई है, मान लो 15 मई को आई है, ठीक है, 15 मई को ये चुन के नई आई है। अब उसने बता दिया, प्रेसिडेंट ने मीट किया है जो है लोकसभा, नई लोकसभा को, और ये बताया कि जो आपका जो स्पीकर का चुनाव है वो होगा 20 मई के दिन, ठीक, 20 मई को लोकसभा के स्पीकर का जो है इलेक्शन होगा, ठीक। अब ये हो गया। अब लेकिन ये जो बीच के 5 दिन हैं, हाउस तो चलाना ही है, बीच में शपथ दिलानी है और भी काम रहते हैं, ठीक, जो चुन के आए उनके। तो उस बीच के लिए जो टेम्पररी तौर पर क्या होता है, एक स्पीकर को चुनाव होता है जिसे क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर। अब आप लोग समझ गए होंगे, प्रोटेम स्पीकर जो कि कौन, फिर ये इसे कौन इसे वो करता है, चुनता है, तो इसे जो है अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक। प्रेसिडेंट चुनता है टेम्परेरी फॉर्म पे हाउस को चलाने के लिए जब तक कि स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर। ओके, अब ये क्लियर हो गया है वो कॉन्सेप्ट कि प्रोटेम स्पीकर कौन है। तो प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होगा कि इतने बीच में वह नई लोकसभा है उसके सारे सदस्यों की शपथ दिलाएगा और जो भी फॉर्मेलिटी है इनिशियल फॉर्म में वो भी करेगा, और ये जब तक रहेगा सीट पर जब तक कि नया स्पीकर जो 20 मई को उसका इलेक्शन होगा, जब तक कि उसका चुनाव नहीं हो जाता, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर का देख लिया, और ये किसके द्वारा इसे अपॉइंट किया गया है, ये प्रेसिडेंट द्वारा। ये भी पॉइंट याद रखना कि प्रोटेम स्पीकर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। फिर इसके बाद प्रोटेम स्पीकर के बाद क्या होगा, इसका चुनाव होगा,
लोकसभा के स्पीकर का, तो जो प्रोटेम स्पीकर भी क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है इलेक्शन ऑफ स्पीकर, यानी कि स्पीकर का जो इलेक्शन होना है उसमें प्रोटेम स्पीकर भी बन सकता है। यानी कि अगर प्रोटेम स्पीकर मान लो कोई भी ए व्यक्ति है, ठीक, तो वो क्या हुआ, इस चुनाव में पार्टिसिपेट किया क्योंकि इसका हक है कि वह चुनाव भी लड़ सकता है। और मैक्सिमम क्या होता है, जो स्पीकर होते हैं वो मैक्सिमम जीती हुई जो पार्टी होती है, जीती हुई जो पार्टी है उसका ही होता है। जैसे कि बीजेपी है तो बीजेपी के ही स्पीकर हैं ओम बिरला है। ऐसे ही क्या होता है, मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि जीती हुई पार्टी का ही स्पीकर होता है। तो अब ये भी चुनाव लड़ेगा, अब इसने भी चुनाव लड़ा और बाय द वे क्या हुआ, ये ही जीत गया, प्रोटेम स्पीकर यही जीत गया। तो ये क्या होगा, फिर 20 तारीख के बाद इस प्रोटेम स्पीकर को ही स्पीकर कहलाया जाने लगेगा। ओके, तो ये है प्रोटेम स्पीकर का कंसेप्ट। अब इसमें लिखा क्या है, यही लिखा है कि संविधान के अनुसार जो पिछली लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले समाप्त हो जाता है। ये हम लोगों ने पहले ही दिन पढ़ा था। फिर उसके बाद ऐसे में नई लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है और अस्थायी रूप से अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, ठीक, और उसी को क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ये चीज मैंने बता दी है। अब इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि प्रोटेम स्पीकर को चुनता कौन है, राष्ट्रपति। और ये मैक्सिमम टाइम में होता कौन है, प्रोटेम स्पीकर जो चुनता है राष्ट्रपति, ये होता है जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होता है हाउस का, उसको चुना जाता है प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। सीनियर मोस्ट मेंबर का मतलब जो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो इलेक्शन जीता हुआ होता है मैक्सिमम टाइम, उसको ही क्या प्रोटेम स्पीकर चुनता है, प्रायोरिटी उसको ही दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं सारे, और शपथ भी इस राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब इसके कार्यकाल क्या है, ये कुछ दिनों के लिए, जब तक कि स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता तब तक ये जो है स्पीकर के तौर पर कार्य करेंगे। तो ये अस्थायी पद है, टेम्पररी मैंने बताया था। फिर उसके बाद इसके मेन फंक्शन क्या है कि नई लोकसभा को शपथ दिलाना और स्थायी अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया को संचालित करना। यानी कि जो इलेक्शन प्रोसीजर भी तो होगा उसका, इलेक्शन का, तो उसको भी संचालित करने के लिए कोई हेड चाहिए, तो प्रोटेम स्पीकर ही तब तक रहता है जब तक कि उसका चुनाव नहीं हो जाता स्पीकर का। अब देखते हैं लीडर इन पार्लियामेंट, यानी कि संसद के नेता। तो संसद में नेता तो क्या होता है, जो जीती हुई पार्टी है, अगर मान लो उसमें जो सबसे हेड नेता होता है उसी को क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जीते हुए पार्टी का जो लीडर होता है उसे क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक। तो अगर प्राइम मिनिस्टर क्या है, लोकसभा से है, तो क्या होगा, लोकसभा का वो ही क्या होगा, लीडर ऑफ लोकसभा होगा। यानी कि लोकसभा का नेता कौन कहलाएगा, अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से चुन के आया है तो लोकसभा का नेता कौन कहलाएगा, प्राइम मिनिस्टर। ओके, और अदरवाइज अगर लोकसभा जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा का नहीं है, मान लो राज्यसभा का है, जैसे मनमोहन सिंह कौन थे, राज्यसभा द्वारा चुने गए थे, ठीक है। तो राज्यसभा द्वारा वो थे, राज्यसभा के सदस्य थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो उनका काम क्या था, तो क्या करेंगे, मनमोहन सिंह ने लोकसभा में अपना एक जो है अपनी पार्टी का मेंबर को लोकसभा का नेता चुना होगा, तो उसे कहते हैं लोकसभा का नेता। अब यही चीज लिखी है कि, और ये भी जो पॉइंट है ये भी कहाँ पे लिखा है, लीडर इन पार्लियामेंट, यानी कि संसद के नेता के बारे में कहाँ पे लिखा है, ये लोकसभा के नियमों में लिखा है कि यदि प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का सदस्य है तो वही क्या होता है, उस लोकसभा का नेता होता है, वही सदन का नेता होता है। और यदि अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का है तो वह किसी लोकसभा सदस्य मंत्री को नामित यानी कि नॉमिनेट कर देता है। अगर प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ का है, राज्यसभा का है, तो वो लोकसभा में एक अपने मंत्री को नॉमिनेट कर देगा कि ये होगा मेरा लोकसभा का नेता, ठीक। अब ऐसा ही सेम राज्यसभा में होता है, एज इट इज। अगर मान लो राज्यसभा से चुन के आया है प्राइम मिनिस्टर तो वही नेता हो गया, अदरवाइज क्या है, लोकसभा से आया है तो वो एक नॉमिनेट कर देगा राज्यसभा में अपना मंत्री कि ये मेरा जो है पार्टी का जो है हेड होगा, यानी कि राज्यसभा में ये मेरा नेता होगा। तो वही चीज सेम लिखी है, ये आप लोग देख लेना। अब देखते हैं आगे, लीडर ऑफ अपोजिशन। अब लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, सबसे पहले तो ये पहले था ही नहीं यहाँ पे ये नियम में, और ये फिर सबसे पहले कब आया, ये पहली बार 1969 में फॉर्मल रूप से इसे मान्यता मिली कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी होना चाहिए, ठीक है, लोकसभा में।
लीडर ऑफ अपोजिशन भी होना चाहिए। और इसे जो है 1969 में ये पहली बार औपचारिक रूप से इसे मान्यता मिली कि लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए। और इसे स्टैच्यूटरी जो रिकॉग्नाइजेशन है वो 1977 में मिली, यानी कि 1977 में मिली। और इसके जो वेतन भत्ते हैं वो विपक्ष के जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनके बराबर इसको दिया गया पावर। ओके, अब इसकी कंडीशन क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनेगा? तो लीडर ऑफ अपोजिशन वो बनेगा जैसे कि कोई जीती हुई पार्टी है और उसके अपोजिशन की कोई भी पार्टियां हैं, कई सारी पार्टियां हैं, तो उसमें से वह पार्टी जिसके पास जो टोटल स्ट्रेंथ है उसकी 1/10 सीटें अगर वो जीतता है, तो वो उस पार्टी का जो व्यक्ति है वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए जो है मान्य है। ठीक है, तो ये कंडीशन जरूर है कि जो विपक्षी दल होता है उसमें कम से कम कितनी 1/10 सीटें उस पार्टी ने जीती हो, तो वह उस पार्टी का कोई भी व्यक्ति, कोई जो भी मेंबर है वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकता है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में 545 जो सीटें हैं लोकसभा में, तो उसका 10% कितना हुआ, 55 सीटें। तो मतलब ऐसी पार्टी जिसने 55 सीटें अगर जीती हैं तो उसका व्यक्ति अब लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकता है। और उसकी पावर ऑफ प्रिविलेजेस कौन होगी, इक्वल टू द कैबिनेट, जो रैंक का मिनिस्टर है उसके इक्वल उसकी पावर और प्रिविलेजेस होंगी। और ये 1969 में पहली बार ये अपनाए, मतलब मान्यता मिली थी इसको। और जो स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला था, 1977 में। ओके, तो ये दोनों पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। और अगर बात करें पद रिक्ति की, तो 1980 से 1989 तक कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि 1977 में हो जरूर गया था, लेकिन फिर भी 1980 से 1989 के बीच में कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहा। क्योंकि क्या हुआ कि जो अपोजिट पार्टी थी उसका कोई भी 1/10% सीटें नहीं जीत पाई थी। मतलब कोई भी जो अपोजिशन में पार्टी है वो 10% ऑफ टोटल सीट नहीं ले पाई थी, इस वजह से। ओके, अब देखते हैं आगे। अब इसकी सुविधाएं वही हैं सेम कि विपक्ष का नेता कैबिनेट मंत्री के समान से वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं, ये कोई पूछने वाला सवाल नहीं है। अब देखते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, यानी कि संसद में कानून कैसे बनाए जाते हैं, उसकी जो है चीज देखते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं, उसका प्रोसीजर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी बिल है, बिल जो है वो कोई भी हाउस में आता है। ठीक, अभी बिल के बारे में पढ़ेंगे कि बिल कितने प्रकार के होते हैं। तो कोई भी बिल होता क्या है, एक बिल होता है एक प्रपोजल, मतलब कि एक आइडिया होता है। बिल कोई भी क्या होता है, प्रपोजल। अब प्रपोजल होता है, फिर इस पे क्या होता है, इन हाउस में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है, डिस्कशन होता है इन पे। तो वो क्या कहलाने लगता है, मोशन। ठीक, तो मोशन कहलाने लगता है। फिर क्या होता है, इस बिल को अगर दोनों सदन द्वारा पास किया जाता है तो डिफरेंट जो बिल होते हैं, जैसे मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और फाइनेंशियल बिल, कई सारे बिल हैं। तो ये जो बिल है ये डिस्कशन के बाद क्या होता है, दोनों के बाद अगर पास हो जाए, और सबके पास होने की अलग अलग चीजें हैं वो हम लोग बिल में डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जाता है पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास में। ठीक, प्रेसिडेंट इस पे क्या कर देता है, साइन कर देता है। तो ये क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। यानी कि एक बिल एक्ट कब बनता है, जब प्रेसिडेंट के उस पे सिग्नेचर हो जाते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट अगर उस पे साइन कर देगा बिल पर, पास होने के बाद दोनों हाउस के बाद, तो क्या बन जाएगा, वो एक लॉ बन जाएगा, यानी कि एक एक्ट बन जाएगा। तो ये तो एक प्रोसीजर बता दी है। अब देखते हैं बिलों के प्रकार। ये भी अभी आगे डिस्कस करेंगे अलग अलग प्रकार में। अभी देखते हैं सबसे पहले बिल के प्रकार कि बिल जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो बिल होते हैं मेनली 4 प्रकार के। ठीक, एक तो होता है ऑर्डिनरी बिल। ठीक, जो भी ऐसे बिल जो भी कोई भी अगर कोई भी मुद्दा हो, कोई भी जरूरत हो, केवल वित्त को छोड़कर, यानी कि जो फाइनेंस को छोड़कर जो अन्य बिल आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्डिनरी बिल कहा जाता है। ठीक है, और फिर होता है दूसरा पॉइंट मनी बिल। और मनी बिल क्या है, मनी बिल में फाइनेंस की बात होती है, इतना याद रखना। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा होता है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक फाइनेंशियल बिल नंबर 1 और 2। इनमें भी क्या होता है, ये बिल वो बिल होते हैं, इनमें फाइनेंस की बात होती है, लेकिन वे विषय जो मनी बिल में यूज किए गए हैं उनके अलावा जो विषय हैं वो इन बिल में आते हैं, फाइनेंस बिल में।
ठीक है, यानी कि जो विषय जो चीजें मनी बिल के अंतर्गत आ जाएंगी वो इन फाइनेंस बिल के अंतर्गत नहीं आएंगी। ओके, फिर उसके बाद चौथा नंबर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये 4 प्रकार होते हैं बिल। तो कोई भी बिल है, बिल क्या है? बिल एक प्रपोजल है, ये हम लोगों ने बता दिया। अब ये कौन से हैं? एक तो है ऑर्डिनरी बिल, एक है मनी बिल, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और एक है फिर चौथा नंबर है फाइनेंशियल बिल। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं इनके अंदर होता क्या क्या है। जैसे कि ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल क्या है? ऐसे विधेयक यानी कि ऐसा बिल जो वित्तीय विषयों से संबंधित ना हो। यानी कि बस इतना पॉइंट जरूर याद रखना है कि जिसमें कि वित्त के विषय नहीं शामिल हो उसे ऑर्डिनरी बिल की कैटेगरी के अंतर्गत डाला जाएगा। ओके, फिर इसके बाद ये संविधान के किसी विशेष अनुच्छेद में संशोधित नहीं करते हैं, क्योंकि ये अमेंडमेंट बिल थोड़ी है, ऑर्डिनरी बिल है। फिर उसके बाद कोई भी सांसद या मंत्री इसे पेश कर सकता है और दोनों सदनों में पारित होना अनिवार्य है। यानी कि जो ऑर्डिनरी बिल है वो दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा की इक्वल पावर होती है। अभी हम लोग एक टेबल के द्वारा ये सारा देख लेंगे, बिल में क्या क्या अंतर है, क्या पास करने में प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए, लाने के लिए प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए, या पास होने के लिए किसकी पावर ज्यादा है, लोकसभा या राज्यसभा की। ये हम लोग टेबल में भी क्लियर कर लेंगे। अभी एक बार इनके विषय देख लेते हैं बस। फिर उसके बाद मनी बिल, जो कि हम लोग जानते हैं आर्टिकल नंबर 1110 में है। ठीक, तो ये आर्टिकल साथ साथ में बता रहा हूं, अलग से नहीं लेंगे इसकी क्लास, साथ साथ ही में हम लोग अमेंडमेंट और आर्टिकल याद कर लेंगे। जैसे कि अभी ज्वाइंट सिटिंग बताया था 108 में, उसके बाद मनी बिल 1110 में। ओके, फिर अभी आगे इसके बाद और जो लेक्चर होगा उसमें देखेंगे बजट के बारे में। तो बजट क्या है? 112 में, यानी कि 112 में क्या है? बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे कहते हैं। तो मनी बिल में क्या है? तो मनी बिल में ऐसे विधेयक जो टैक्सेशन से संबंधित हो, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरी, ये है पब्लिक एक्सपेंडिचर, वित्तीय विषयों से संबंधित हो, उन्हें क्या कहा जाएगा? मनी बिल कहा जाएगा। और मनी बिल जो है, मनी बिल के केस में ये स्पेशल चीज होती है। सबसे पहली चीज तो मनी बिल के बारे में आगे भी लिखी है, लेकिन हम लोग यहीं पे डिस्कशन कर लेते हैं कि मनी बिल आर्टिकल नंबर 110 में आएगा। और मनी बिल में सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी? लोकसभा की होगी। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है, मनी बिल में सबसे ज्यादा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा की पावर ज्यादा है। यानी कि राज्यसभा की कम पावर है किसके केस में? मनी बिल के केस में। यानी कि मनी बिल अगर लोकसभा में सबसे पहली बात तो आएगा, क्योंकि इसमें लोकसभा की पावर ज्यादा है। और राज्यसभा की कोई भी सजेशन को माने या ना माने, ये लोकसभा का जो है काम है, वो माने या ना माने, मतलब कि कोई भी बाध्यकारी नहीं है। फिर उसके बाद जो मनी बिल है, मनी बिल कब कहलाएगा? मनी बिल जब उस पे जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है उसके साइन हो जाएंगे, तभी उसे मनी बिल कहा जाएगा। और उसके अलावा जब तक कि जो स्पीकर है लोकसभा का वो साइन नहीं करेगा, तब तक वह ऑर्डिनरी बिल रहता है, जब तक कि उसमें साइन नहीं हो जाते किसके? स्पीकर ऑफ लोकसभा के। यानी कि किसी बिल को मनी बिल कौन कहलाए, कौन बताएगा? ये बताएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो वही चीज लिखी है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है और इसे अस्वीकार नहीं कर सकती, यानी कि राज्यसभा की पावर नहीं है। आर्टिकल नंबर 110 में है। और स्पीकर यह तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है, यानी कि मनी बिल है या नहीं है। ओके, वही पॉइंट है जो मैंने बताया। उसके बाद अब देखते हैं फाइनेंशियल बिल। तो फाइनेंशियल बिल क्या है? ये होते हैं फाइनेंस के लिए बिल, लेकिन जो भी इनमें विषय होंगे वो धन विधेयक में जो विषय हैं उनसे भिन्न होंगे। ओके, और फाइनेंशियल बिल 2 प्रकार के हैं, एक फाइनेंशियल बिल नंबर 1 और 2। तो इनके आर्टिकल भी याद रखने हैं, 117(1) और 117(3). तो ये जरूर याद रखने हैं कि 1117 मतलब 117(1) और 117 का थर्ड क्लॉज, इन दोनों में ये बिल हैं। तो 1 वाला 117(1) में है और फाइनेंशियल बिल नंबर 2 ये किसमें? 117 के 3 में है। तो ये जरूर याद रखने हैं इसके। और इनकी प्रक्रिया जो फाइनेंशियल बिल हैं, ये एक तरीके से ऑर्डिनरी जो बिल हैं जो पहले नंबर में हम लोग देखे, उसी की तरह इनका प्रोसीजर होता है। ओके, अब फिर उसके बाद देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब फिर चौथा नंबर का बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि जो संविधान में कोई भी संशोधन करना है उसके लिए ये बिल आते हैं। और ये कौन से आर्टिकल में है? ये अनुच्छेद नंबर 368 है। यानी कि जो संविधान में कोई भी संशोधन होता है तो वो आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत आता है।
और इसमें क्या होता है, दोनों सदनों का बहुमत जरूरी है। और कोई केसेस में, किसी केसेस में, ये हम लोग जब अभी मेजोरिटी पढ़ेंगे तब हम लोग ये जरूर देखेंगे सिंपल मेजोरिटी, और जो सिंपल मेजोरिटी क्या है, स्पेशल मेजोरिटी क्या है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है, और किन केसेस में हमें राज्यों की जो विधानसभा है उनकी भी अनुमति चाहिए होती है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कुछ संशोधन मामलों में क्या है, जो राज्य से संबंधित होंगे उनमें राज्य की स्वीकृति भी चाहिए, तो ये भी याद रखना है। अब इसमें क्या है, यही है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कोई भी बिल कानून बन जाता है। धनविधेयक केवल लोकसभा पर जो है प्रस्तुत हो सकता है, और संविधान संशोधन को राष्ट्रपति स्वीकार नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति ना मनी बिल को और ना जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, दोनों में क्या नहीं डाल सकता, वीटो नहीं डाल सकता, यानी कि उसे वापस नहीं कर सकता दोनों बिलों में। ओके, अब देखते हैं मनी बिल। अब डिटेल में देखते हैं मनी बिल के बारे में। ये हमने ओवरव्यू देख लिया बिल के बारे में। अब मनी बिल हम लोग जानते हैं, मनी बिल का आर्टिकल नंबर क्या है, 110 में परिभाषित है। और कोई भी विधेयक, धन विधेयक कब कहलाएगा, जब इस पे क्या होंगे, स्पीकर के साइन होंगे, यानी कि स्पीकर, जो लोकसभा का स्पीकर है वह बताएगा कोई बिल मनी बिल है या नॉर्मल बिल है, ऑर्डिनरी बिल है। अब इसके अंदर होता क्या क्या है, सबसे पहला टैक्स लगाया गया हो, घटाया गया हो, माफ किया गया हो, सारा कुछ टैक्स से रिलेटेड जो चीज होती है वो मनी बिल के अंतर्गत होती हैं। तो ये सब्जेक्ट जरूर याद रखना कि मनी बिल के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। पहली चीज तो हो गई टैक्स। फिर दूसरा, भारत सरकार द्वारा कोई भी उधारी लेने का प्रबंध किसमें दिया गया है, मनी बिल में, यानी कि अगर भारत कहीं से उधार लेता है तो भी वो मनी बिल के अंतर्गत आएगा वैसे। ओके, फिर तीसरा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये नहीं, कॉन्टीजेंसी तो इमरजेंसी फंड है, ये प्रेसिडेंट के अंतर्गत होता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, जो आर्टिकल 266 में है, उसके अंतर्गत अगर उससे रुपए निकालने हैं तब भी वह मनी बिल के अंतर्गत आएगा, यानी कि उसके लिए भी मनी बिल लाना जरूरी है। फिर उसके बाद चौथा विषय क्या है कि कोई भी अगर चार्ज आरोपित किए गए हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। फिर संविधान निधि या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, यानी कि पब्लिक अकाउंट से अगर पैसे निकालने हैं, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो कि 266 में है, अब देख लेंगे 1 में है 2 में है। तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है तो वो भी विषय किसके अंतर्गत आएगा, मनी बिल के अंतर्गत आएगा। यानी कि इन चीजों से अगर पैसे का लेन देन है तो उन सबके लिए क्या, मनी बिल को लाना पड़ेगा। ठीक है, मनी बिल इनके लिए आता है। तो ये सब्जेक्ट जरूर याद रखना, क्योंकि फाइनेंशियल बिल में ये सब्जेक्ट नहीं होंगे, दूसरे सब्जेक्ट होंगे वित्त से संबंधित। उनमें होगा जैसे कि फिर रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू होता है, ये सारे अभी देखेंगे। ठीक है, अब इसमें स्पीकर की भूमिका क्या है, वही है कि लोकसभा का अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है कि कोई भी बिल जो है मनी बिल है या नहीं है। और यह जो निर्णय लिया है इसने मनी बिल का, ये कोई भी अदालत, संसद और किसी भी संसद में या राष्ट्रपति द्वारा यह जो है इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। और जब राज्यसभा में बिल को भेजा जाता है, तो जब धन विधेयक राज्यसभा को भेजा जाता है तब स्पीकर इसे मनी बिल घोषित करके प्रमाणित कर देता है, यानी कि राज्यसभा में भेजने से पहले इसे मनी बिल बता देता है, जिससे कि ये भी पता रहता है कि इसमें उनकी पावर कम है। ये कॉमन सेंस वाली बात है। अब इसमें होता क्या है, अब देखो इसका प्रोसीजर ये लिखे हैं चीजें। सबसे पहले देखो मनी बिल जो है, मनी बिल का आर्टिकल नंबर हम लोगों ने देखा 110। ओके, इसके अंदर के सब्जेक्ट हमने देख लिए कि इसके अंदर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, टैक्सेशन है, कोई भी लोन लिया है, कोई भी उधारी लेनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या पब्लिक अकाउंट से अगर रुपए निकालने हैं, तो सबके लिए क्या आएगा, मनी बिल लेके आया जाएगा लोकसभा में। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा किसकी पावर है, लोकसभा की मैक्सिमम पावर है, पहला पॉइंट। और ये जो मनी बिल है सबसे पहले कहां पे आएगा, तो लोकसभा में आएगा। ठीक, लोकसभा में जो है लाया जाएगा सबसे पहले, लोकसभा में। यह हमेशा राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, सबसे पहले कहां पे, लोकसभा में लाया जाएगा। तीसरा पॉइंट, इसको लाने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, यानी कि प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद ये लाया जाएगा। चौथी चीज, इसको फिर इसमें क्या है, राज्यसभा की जो पावर है वो नहीं है। ठीक है, अगर राज्यसभा कोई भी अगर जो है सजेशन देना चाहे, कोई बदलाव करना चाहे, तो वह लोकसभा की मर्जी है कि वो बदलाव माने या ना माने। ओके, और राज्यसभा में अगर ये 14 दिन तक बिल रहता है
और अगर ये राज्यसभा वापस नहीं करती तो वो बिल ऑलरेडी पास्ड माना जाएगा। अगर उससे पहले कोई भी अमेंडमेंट करके दे देती है तो लोकसभा का ये वो है कि राज्यसभा माने उन अमेंडमेंट को या ना माने। ठीक है, तो मैक्सिमम ये 14 दिन का जो है टाइम पीरियड रहता है राज्यसभा के पास में। तो ये मनी बिल के बारे में ये चीजें आपको जरूर याद रखनी है। अब वही चीज लिखी है कि यह लोकसभा में केवल प्रस्तुत किया जाता है मनी बिल, और इसमें कोई भी मंत्री अगर, ये तो अलग चीज है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कोई भी मंत्री अगर किसी बिल को प्रस्तुत करता है तो उसे गवर्नमेंट विधेयक कहते हैं। ठीक, ये अलग चीज है, और इसे जो है राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। वही चीज लिखी है, और 14 दिन के भीतर इसे अपनी सिफारिश दे सकती है। फिर लोकसभा माने या ना माने वो अलग चीज है। तो मैक्सिमम 14 दिन। फिर लोकसभा का अधिकार, ये राज्यसभा की सिफारिश माने या माने, और पूरा अधिकार लोकसभा का है। ये अगर 14 दिन तक ये लौटाया नहीं जाता तो ये मूल रूप से पारित माना जाना है कि अगर 14 दिन तक जो है राज्यसभा नहीं लौटाती है बिल तो ऑलरेडी ये पास माना जाता है। अब इसमें राष्ट्रपति जो है इसको स्वीकृति अस्वीकृत नहीं कर सकता, यानी कि राष्ट्रपति इसमें जो लोकसभा जो बिल है मनी बिल, इसमें वीटो पावर का यूज नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति जो है कौन कौन से बिल में जो है वीटो पावर का यूज नहीं कर सकता, एक तो मनी बिल के केस में, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत है उसमें भी वीटो पावर का यूज नहीं कर सकता, यानी कि इसे रिफ्यूज नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसे ही समझ लो कि जो राष्ट्रपति ने ही परमिशन दी है मनी बिल को लाने के लिए, क्योंकि इसमें लिखा है ना कि प्रेसिडेंट की परमिशन से ही आता है मनी बिल। अब उसने ही परमिशन दी तो वो रिजेक्ट क्यों करेगा? तो ठीक है, तो ये ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग कि मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी कि संविधान संशोधन बिल, दोनों में ये वीटो नहीं डाल सकता। कौन? राष्ट्रपति। जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तब उसकी वीटो पावर के बारे में भी पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की सारी शक्तियां भी हम लोग तब देखेंगे। अभी बस केवल ये समझ लो वीटो होता है किसी भी चीज को रिफ्यूज करने का अधिकार। ओके, अब देखते हैं लोकसभा बनाम राज्यसभा शक्तियां, ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं फाइनेंशियल बिल नंबर 1, यानी कि फाइनेंशियल बिल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कि जो वित्तीय विधेयक होते हैं, मनी बिल के बारे में हम लोग देख लिया, उसके सब्जेक्ट देख लिए। अब देखते हैं फाइनेंशियल बिल। तो फाइनेंशियल बिल में होता क्या है, ये वित्तीय विधेयक होते हैं और इनमें जो रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि फिस्कल मैटर, यानी कि फिस्कल मैटर के बारे में ये संबंधित होते हैं। कौन? फाइनेंशियल बिल जो है फिस्कल मैटर के बारे में संबंधित होते हैं। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसी चीजों का डिस्कशन होता है, फिस्कल मैटर का जो है डिस्कशन होता है इन बिल के अंतर्गत। अब मनी बिल के बारे में हम देख चुके हैं, और वित्तीय विधेयक कितने हो? 2 प्रकार के, ये हम लोग देख ही चुके। 117 के 1 में वित्तीय विधेयक नंबर 1 है, और 2 में, 2 कौन से में है? 117 के 3 में वित्तीय विधेयक नंबर 2 है। तो ये आर्टिकल जरूर याद रखें आपको। अब एक पॉइंट ये है कि जो मनी बिल है, यानी कि सभी मनी बिल वित्तीय विधेयक हैं, यानी कि जो मनी बिल जो है, मनी बिल है जो 110 में, वो फाइनेंशियल बिल हो सकता है। यानी कि ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल, बट ऑल फाइनेंशियल बिल आर नॉट जो है मनी बिल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सभी जो मनी बिल हैं वो वित्त विधेयक तो हैं, क्योंकि उसमें वित्त की बात हो रही है, लेकिन सारे जो वित्त विधेयक हैं वो क्या नहीं है? वो मनी बिल नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि इनके सब्जेक्ट भी अलग हैं। तो मनी बिल के लिए कुछ स्पेशल सब्जेक्ट हैं जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये उल्टा सही नहीं होगा, सीधा सही होगा। यानी कि सभी मनी बिल वित्त विधेयक होते हैं। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना, ये आ जाता है ऑप्शन में कि सारे मनी बिल जो है वित्तीय विधेयक तो होते ही हैं, क्योंकि उनमें वित्त की बात हो रही है मनी बिल में। लेकिन जो सारे वित्त विधेयक हैं, यानी कि ये जो वित्त विधेयक हैं वो सारे मनी बिल नहीं हो सकते, क्योंकि मनी बिल के लिए कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, इस वजह से। ओके, अब देखते हैं उनके विधेयक, जो वित्त विधेयक नंबर 1 है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो इसमें जो मनी बिल है उसके साथ साथ अन्य सामान्य विषय भी शामिल होते हैं, यानी कि इसमें कुछ मनी बिल के भी सब्जेक्ट शामिल होते हैं और कुछ अन्य विषय भी शामिल होते हैं फाइनेंशियल बिल नंबर 1 में, जो कि आर्टिकल नंबर कौन से है? 117 के 1 में है। ये भी पॉइंट याद रखना है। अब मनी बिल में क्या समानताएं हैं वित्त विधेयक के साथ में? तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, यानी कि जो लोकसभा में मनी बिल
मनी बिल कहाँ पे केवल प्रस्तुत हो सकता था? लोकसभा में। ऐसे ही फाइनेंशियल बिल नंबर 1 भी केवल कहाँ पे प्रस्तुत हो सकता है? लोकसभा में। और राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत होता है। तो हम लोगों ने मनी बिल में पढ़ा है कि मनी बिल भी जो है राष्ट्रपति की सहमति से ही आता है। तो फाइनेंशियल बिल नंबर 1 भी जो है राष्ट्रपति की सहमति से आता है। तो ये तो सिमिलरिटीज हो गई मनी बिल और वित्त विधेयक नंबर 1 में, यानी कि फाइनेंशियल बिल नंबर 1 में ये दोनों क्या हो गई? सिमिलरिटी हो गई। तो ये पूछी जाती है, ये जरूर याद रखना। अब इसकी हम टेबल बना लेंगे, टेबल से ये पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर इसकी असमानताएं क्या है, यानी कि जो ऑर्डिनरी बिल के साथ इसकी समानताएं क्या है? तो मनी बिल के साथ तो क्या क्या समानता है कि जैसे मनी बिल लोकसभा में प्रेजेंट होता है, ये भी लोकसभा में प्रेजेंट होगा। और जैसे उसकी प्रायर परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट की, इसमें भी प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट जरूर याद रखना है, ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, कि जो फाइनेंशियल बिल नंबर 1 और मनी बिल में क्या सिमिलरिटीज है। अब देखते हैं ऑर्डिनरी बिल में क्या समानताएं हैं। मतलब फाइनेंशियल बिल नंबर 1 की ऑर्डिनरी जो बिल है, सामान्य विधेयक है, उसके साथ क्या समानता है कि राज्यसभा में इसे संशोधित और अस्वीकार किया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मनी बिल के केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो बिल है, जो मनी बिल है, उसमें राज्यसभा की कुछ पावर नहीं थी। इसमें क्या है, इसमें ये राज्यसभा द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। इसमें ये चीज, ये जो है, जैसे ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल जो है उसमें राज्यसभा की पावर होती है, तो फाइनेंशियल बिल नंबर 1 में भी ये क्या होती है, राज्यसभा की पावर इसमें होती है। और दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में इसमें संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अब ये भी इसमें ये क्या है, जो है साधारण बिल के साथ ये सहमति है। और मनी बिल के केसेस में, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इन दोनों में जो है ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं था। ठीक है, तो सॉरी, मनी बिल में क्या है, मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती है। ठीक, लेकिन फाइनेंशियल बिल नंबर 1 में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। ये भी जो है सिमिलरिटी नहीं है मनी बिल के साथ में, सिमिलरिटी केवल 2 है मनी बिल के साथ में। ये अभी टेबल में हम लोग सब क्लियर कर लेंगे। फिर अब 2 नंबर है क्या है, अब 2 नंबर का जो फाइनेंशियल बिल है उसमें क्या है, ये आर्टिकल नंबर इतने में है। अब एक ऐसा विधेयक जिसमें भारत की संचित निधि से एक्सपेंडिचर से संबंधित प्रावधान होते हैं, इसे आर्टिकल नंबर 110 में वर्णित मनी बिल के विषय नहीं होते। यानी कि इसमें जो है जो मनी बिल नंबर, जो फाइनेंशियल बिल नंबर 2 है, इसमें क्या है, भारत की संचित निधि से जो एक्सपेंडिचर से संबंधित प्रावधान दिए जाते हैं, किसमें, फाइनेंशियल बिल नंबर 2 में। लेकिन वो वाले विषय नहीं होते जो अनुच्छेद 10 में जो मनी बिल है उसके अंतर्गत कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड जो विषय हैं उनको छोड़कर ये चीज इसमें लिखी है। ओके, अब इसमें व्यय से संबंधित प्रावधान होते हैं, लेकिन मनी बिल की श्रेणी में नहीं आते। तो इसमें एक्सपेंडिचर से संबंधित प्रावधान है, लेकिन वे प्रावधान है जो मनी बिल की जो श्रेणी में नहीं आते। तभी तो ये डिफरेंट, नहीं तो सेम ही बिल ना हो जाता। तो मनी बिल के जो विषय हैं वो इसमें नहीं आएंगे एक्सपेंडिचर से संबंधित। और ये जो फाइनेंशियल बिल नंबर 2 है, ये लाइक ऑर्डिनरी बिल है, क्योंकि ये एक तरीके से मनी बिल के साथ समानता बहुत ही कम रखता है। मेनली ये ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है। अब जैसे कि क्या, जैसे कि फाइनेंशियल बिल नंबर 1 में हम लोगों ने क्या देखा था, ये लोकसभा में आता था। लेकिन फाइनेंशियल बिल नंबर 2 जो है, जो अभी पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये कोई भी हाउस में आ सकता है, यानी कि चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, और दोनों की पावर है इसे जो है इसे अमेंड करे या अस्वीकार कर सकती है। यानी कि दोनों जो है सदन है उनकी पावर इक्वल है। और इसमें क्या है, जैसे कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल नंबर 1 में क्या था कि वो प्रायर परमिशन चाहिए थी प्रेसिडेंट की, लेकिन इसके केसेस में, फाइनेंशियल बिल नंबर 2 के केसेस में ये चीज रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसमें कोई भी वो नहीं चाहिए, प्रायर परमिशन नहीं चाहिए प्रेसिडेंट की। ओके, और ये दोनों सदन इसे स्वीकार कर सकते हैं, और जो है ज्वाइंट सिटिंग भी इसमें हो सकती है। यानी कि केवल मनी बिल के केस में अभी हम लोगों ने देखा कि ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में बाकी सारे ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल नंबर 1, फाइनेंशियल बिल नंबर 2, सब में क्या हो सकती है, सब में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। ओके, अब देख लेते हैं, एक टेबल देख लेते हैं। ये तो दोनों की अलग अलग है, हम लेकिन अपने हिसाब से एक टेबल बना लेते हैं जिसमें कि हम लोगों को ये कंफ्यूजन ना रहे। ओके, एक सेकंड।
तो ये जो पॉइंट है ये जरूर पूछे जाते हैं, इस वजह से हम लोग टेबल से इसको क्लियर कर ले रहे हैं। ओके, कि कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पे देखते हैं, हाँ यहीं पे देख लेते हैं। चलो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखते हैं मनी बिल। ठीक, एक तो था मनी बिल, एक था हमारा फाइनेंशियल बिल नंबर 1, एक था फाइनेंशियल बिल नंबर 2, एक था फाइनेंशियल बिल नंबर 2, एक था हमारा ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और ऑर्डिनरी बिल। यही तो जो है टोटल बिल है। अब इसमें क्या है टोटल, अब ऐसे ही लिख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं फाइनेंशियल बिल। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि कौन से हाउस में प्रेजेंट करना है, यानी कि सदन का देखते हैं। सदन, सबसे पहले सदन देखते हैं। तो मनी बिल को केवल किसमें, लोकसभा में। ऐसे ही जो फाइनेंशियल बिल नंबर 1 है, फाइनेंशियल बिल नंबर 1 है, इसको भी केवल लोकसभा में। लेकिन फाइनेंशियल बिल नंबर 2 जो है, फाइनेंशियल बिल नंबर 2 जो है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी। ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी दोनों में। ऐसी ऑर्डिनरी जो बिल है जो आर्टिकल 107 में आएगा, ये भी लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में। ठीक, सबसे पहले तो ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिल को, तो मनी बिल को केवल लोकसभा में, फाइनेंशियल बिल को भी लोकसभा में, और सबको लोकसभा राज्यसभा दोनों में। अब सदन की पावर देख लेते हैं, सदन की पावर। अब सदन की पावर लोकसभा के केसेस में क्या है, मनी बिल के केसेस में क्या है, राज्यसभा की कोई भी पावर नहीं है, राज्यसभा की कोई भी पावर नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल बिल में 1 में है राज्यसभा की पावर के इसे अमेंड कर सकते हैं, इसे रिफ्यूज भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल बिल 2 में ये भी, इसमें भी पावर है राज्यसभा की। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इसमें भी पावर है, और ऑर्डिनरी बिल, इसमें भी पावर है। यानी कि राज्यसभा का पावर जो है केवल किसमें नहीं है, जो है मनी बिल के केसेस में नहीं है। फिर उसके बाद देख लेते हैं ज्वाइंट सिटिंग। तो ज्वाइंट सिटिंग मनी बिल के केसेस में नहीं हो सकती, फाइनेंशियल बिल के केस में हो सकती है, और जो फाइनेंशियल बिल नंबर 2 है उसके भी केस में हो सकती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसके केसेस में भी नहीं होगी, और ऑर्डिनरी बिल जो है उसके केस में भी हो सकती है। तो ज्वाइंट सिटिंग का देख लिया। अब प्रेसिडेंट की परमिशन किस किस बिल में पहले से, प्रायर परमिशन, प्रायर जो प्रेसिडेंट की परमिशन है वो कौन से बिल के केसेस में पड़ती है। सबसे पहले तो मनी बिल में पड़ती है, फाइनेंशियल बिल के अंतर्गत भी पड़ती है, लेकिन जो फाइनेंशियल बिल द्वितीय है इसमें नहीं पड़ती, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी नहीं पड़ती, और इसमें भी नहीं पड़ती, ऑर्डिनरी बिल में भी नहीं पड़ती। अब आर्टिकल अगर लिख दें इसके, तो आर्टिकल नंबर जैसे कि 110 है इसका, और इसका फाइनेंशियल बिल का 117 का 1 है, फाइनेंशियल बिल 2 का 117 का 2 है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का आर्टिकल नंबर 368 है, और ऑर्डिनरी बिल का 107 है। ओके, तो ये जो लिस्ट है ये जरूर आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे क्या जरूरत पड़ रही है, राज्यसभा की पावर कहाँ नहीं है, लोकसभा की ज्यादा पावर कहाँ पे है, प्रेसिडेंट की परमिशन कौन से बिल में पड़ती है, प्रायर परमिशन किस में नहीं पड़ती है, ज्वाइंट सिटिंग किस में हो सकती है, नहीं हो सकती है। अब उसके बाद वीटो, प्रेसिडेंट का वीटो भी देख लेते हैं। प्रेसिडेंट का वीटो जो है, रिफ्यूजन जो है, वो मनी बिल के केसेस में नहीं हो सकता, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केसेस में नहीं हो सकता। बाकी इसमें हो सकता है, इसमें इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, और इसमें हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज है जरूर आपको याद रखनी है। अब ये सारे बिल का क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, वही चीज इसमें लिखी है लेकिन अलग अलग लिखी है। जैसे मनी बिल का फाइनेंशियल बिल नंबर 1 के साथ में कंपैरिजन, और मनी बिल का फाइनेंशियल बिल के 2 के साथ में कंपैरिजन। वही चीज लिखी है कि केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है मनी बिल को, ठीक है, लेकिन इसको किसी भी हाउस में किया जा सकता है। 2 के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। और राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है, इसमें तो होती है मनी बिल में, लेकिन इसमें नहीं होती है। राज्यसभा की भूमिका इसमें सीमित है, हाँ सही बात है मनी बिल में, लेकिन इसमें समानाधिकार होता है। संयुक्त प्रावधान मनी बिल के केसेस में नहीं है, लेकिन इसमें नहीं है, तो वो मनी बिल 2 के साथ। ऐसे ही फाइनेंशियल बिल 1 के साथ मनी बिल का कंपैरिजन, कि इसमें अनुच्छेद 10 में विषय है, इसमें अन्य भी विषय शामिल है मनी बिल के साथ में। वो हम लोगों ने फाइनेंशियल बिल फर्स्ट में पढ़ा था कि मनी बिल के साथ में अन्य भी विषय शामिल है।
अब स्पीकर की प्राथमिकता इसमें आवश्यक है क्योंकि मनी विल वही बताता है मनी विल है, इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर राज्यसभा की भूमिका इसमें केवल सुझाव दे सकती है और इसमें बराबर पावर है, ठीक लाइक दैट। और संयुक्त बैठक इसमें नहीं हो सकती, इसमें हो सकती है। तो ये अलग अलग कंपेरिजन है और हम लोगों ने ये साथ में देख लिए। अब इसके बाद देखते हैं संयुक्त बैठक। अब इसके बारे में हम लोगों ने देख चुके हैं कई बार। तो इसमें क्या है कि कोई भी बिल जो है उसका जो है पीरियड कितना होता है, कोई भी बिल का कार्यकाल कितना होता है मैक्सिमम, तो ये होता है 6 महीने। मतलब कि कोई भी बिल की लाइफ कितनी होती है, 6 बिल। उसके बाद ये वह बिल डेडलॉक हो जाता है। सबसे पहले कोई भी बिल है उसका मैक्सिमम जो है लाइफ लाइन कितनी होती है, 6 मंथ। उसके बाद वह बिल क्या हो जाता है, डेडलॉक हो जाता है, डेडलॉक हो जाता है। फिर क्या होता है, अगर ये बिल इम्पोर्टेंट है तो प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सीटिंग का सम्मान कर सकते हैं दोनों हाउस के साथ में, आर्टिकल नंबर 108 के साथ में, ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं। और इसको चेयर कौन करेगा, इसको चेयर करेगा लोकसभा का स्पीकर, ठीक, स्पीकर। और अगर ये अब्सेंट है तो कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर ये भी अब्सेंट है तो कौन करेगा, तो जो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ठीक। ये बस पॉइंट आपको याद रखने हैं। वही चीज लिखी है कि संयुक्त बैठक संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा राज्यसभा के बीच में किसी भी विधेयक में मतभेद उत्पन्न होने से सुलझाने की स्थिति में होती है। और संयुक्त बैठक तब बुलाई जाती है जब निम्नलिखित स्थितियों में गतिरोध उत्पन्न हो, जैसे कि एक सदन के अलावा दूसरे सदन ने इसे स्वीकार कर दिया हो, या दोनों सदनों के बीच में संशोधन पर अंतिम रूप में सहमति ना हो, और यह एक सदन विधेयक को प्राप्त करने के लिए तारीख से 6 महीने से अधिक समय बीत जाए, यानी कि मैक्सिमम 6 मंथ से ज्यादा हो जाए। और सेकंड वाले जो सदन है, यानी कि अगर लोकसभा में प्रेजेंट किया तो राज्यसभा में कोई बिल प्रेजेंट किया तो लोकसभा, उनने 6 महीने तक उसके बारे में जवाब नहीं दिया तो भी ये इस पर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। ओके, और बुलाता कौन है ज्वाइंट सिटिंग को, राष्ट्रपति, ये मैंने बता ही दिया। और इसका उद्देश्य क्या होता है, इस विधेयक पर दोबारा से चर्चा व मतदान करना, ठीक। और ये लागू किस पे होता है, ज्वाइंट सिटिंग किस पे लागू होता है, ये हम अभी लोग देख के आए हैं कि केवल साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक 1 और 2 पर, यानी कि जो ज्वाइंट सिटिंग है वो कहाँ पे नहीं हो सकती, मनी बिल के केसेस में, मनी बिल के केस में कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। बाकी किसके केसेस में, जो सिंपल ऑर्डिनरी बिल है या फाइनेंशियल बिल नंबर 1 या 2। ओके, अपवाद क्या है, यही वही चीज लिखी है, मनी बिल और संविधान संशोधन में ये संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अब मनी बिल केवल लोकसभा में पास किया जाता है, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब एक चीज ये पॉइंट जरूर, ये 2 पॉइंट जरूर याद रखने हैं कि ये 2 पॉइंट क्या है कि अगर विधेयक लैप्स हो जाता है और संयुक्त बैठक, तो उसके साथ संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। यानी कि अगर कोई भी बिल जो है वो डेडलॉक हो गया, खत्म हो गया और उसमें प्रेसिडेंट द्वारा कोई भी सम्मन जारी नहीं किया गया, तो इसका मतलब अब उसके बाद में, लैप्स होने के बाद में उस बिल के ऊपर कोई भी ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। लेकिन अगर विधेयक यदि लोकसभा के विघटन से पहले विलंबित हो और जो है प्रेसिडेंट जो है वो ये कह दे कि इस बिल के ऊपर दोबारा से डिस्कशन होगा, यानी कि प्रेसिडेंट नोटिफाइड कर दे, तो उस बिल के ऊपर ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन हो जाएगा लागू। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना कि विधेयक यदि लोकसभा के विघटन से पहले लंबित हो लेकिन राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की घोषणा पहले ही कर दी हो तो ज्वाइंट सिटिंग का मैटर संभव है। और अगर विधेयक लैप्स हो चुका हो, खत्म हो चुका हो, फिर उसके बाद उस पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। तो ये 2 पॉइंट जरूर याद रखने हैं आप लोगों को। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब अध्यक्ष। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसकी अब जो ज्वाइंट सिटिंग किया जो हम लोगों ने अभी देख चुके हैं, ज्वाइंट सिटिंग को चेयर करने वाले ऑफिसर के बारे में पूछ रहा है कि ये कौन है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर में लोकसभा का अध्यक्ष, अगर ये एब्सेंट है तो उपाध्यक्ष, नहीं तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और इन तीनों की उपस्थिति होने पर उपस्थित सदस्यों में से कोई भी चुना गया सदस्य, यानी कि अगर ये तीनों भी एब्सेंट हो जाते हैं तो ज्वाइंट सिटिंग की कौन चेयर करेगा, तो कोई भी मेंबर ऑफ सदन का कोई भी मेंबर उसको चेयर कर सकता है।
और ये लिखा ही है वाइस प्रेसिडेंट क्यों नहीं इसे चेयर कर सकता, क्योंकि वो भी मेंबर नहीं होता किसी भी सदन का। अब इसके बाद जो सदन में जो ज्वाइंट सिटिंग हुई है वो 3 बार हुई है। एक डाउरी प्रोविजन 1960 जो 61 में आया था इस पर, फिर उसके बाद बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल ये 1978 में, 1977 78 में, और फिर उसके बाद आतंकवाद प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल यानी कि पोटा में ये 2002 में। तो ये 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हुई है इन 3 बिल पर, एक दहेज वाले पे, एक बैंकिंग सर्विसेज और एक उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल पोटा पर। ओके, तो ये 3 मीटिंगें आपको याद रखनी है। अब देखते हैं फंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के फंड 3 प्रमुख निधियां कौन कौन सी हैं भारत सरकार की। तो एक सेकंड रुकना आप लोग। हाँ तो भारत की फंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक पब्लिक अकाउंट, एक होती है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी कि ये 266 के 1 में है। फिर उसके बाद कॉन्टीजेंसी ये 266 के 2 में है और ये 267 में है। ओके, तो ये 3 होते हैं भारत सरकार की 3 प्रमुख निधियां। अब इनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड जो फंड ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल नंबर, सबसे पहले तो यही याद रखना है कि कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल नंबर 266 के 1 में है। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो भारत सरकार है उसकी मुख्य निधि है और इसमें निम्नलिखित जो क्रेडिट जमा की जाती है, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट की क्रेडिट होते हैं वो इसमें जमा किए जाते हैं। सरकार द्वारा जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी इसमें ही जमा किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट जो भी टैक्स से नॉन टैक्स से जो रेवेन्यू होता है, यानी कि जो पैसा गवर्नमेंट के पास इकट्ठा होता है वो कहाँ पे जमा किया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ठीक, जो कि आर्टिकल नंबर 266 के 1 में है, जैसे टैक्स और नॉन टैक्स द्वारा। ठीक है, सरकार जो भी लोन लिए जाते हैं तो वो कहाँ पे जमा होते हैं, ट्रेजरी बिल और लोन ये सारे जमा होते हैं ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो ये तो हो गए इसके सोर्स कि इसके अंदर कौन कौन से पैसे जमा होते हैं। अब लोन रिपेमेंट के लिए ये सारी चीजें जो ये लिखी हैं कि इसके अंदर होता क्या क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर कौन कौन से फंड होते हैं। ठीक है, जो लीगली ऑथराइज सारे पेमेंट हैं वो भी इसी फंड से किए जाते हैं और व्यय करने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक है। अब इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ये तो फंड हो गए। अब जो भी लीगली पेमेंट जो करा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि मनी बिल में भी मनी बिल में क्या लिखा होगा, अगर कंसोलिडेटेड फंड से रुपए निकालने हैं किसे, गवर्नमेंट को, तो वो क्या लाएगी, मनी बिल लाएगी। ठीक, मनी बिल में कंसोलिडेटेड फंड से रुपए निकालने के लिए मनी बिल लाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट की अनुमति आवश्यक है, यानी कि पार्लियामेंट द्वारा ये अनुमति मिलेगी तभी इससे पैसे को निकाल सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट जरूर याद रखना कि अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रुपए निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट की अनुमति आवश्यक है। और कोई भी अगर वैधानिक यानी कि कोई भी लीगल पेमेंट अगर गवर्नमेंट को करना है किसी भी जगह पे तो वो इससे रुपए निकाल के करता है। ठीक है, फिर उसके बाद पब्लिक अकाउंट जो कि आर्टिकल नंबर 366 के 2 में है। अब ये क्या है, इसमें वे धनराशियां जमा होती हैं जो कंसोलिडेटेड फंड में नहीं आती। तो अभी कंसोलिडेटेड फंड में कौन कौन सी राशियां आती हैं ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, जो भी उसके रेवेन्यू है गवर्नमेंट के, जो भी लोन है, ये सारा कुछ आता है। तो उसके अलावा भी जो भी प्राप्तियां होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जैसे कि प्रोविडेंट फंड है, जुडिशियल डिपॉजिट हैं, सेविंग डिपॉजिट हैं, डिपार्टमेंटल जो डिपार्टमेंट वालों के फंड हैं वो सारे, और जो रेमिटेंस है यानी कि जो बाहर से पैसा भेजा गया है अपने देश में, वो सारे कहाँ पे जमा होते हैं, वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जमा होते हैं। और इससे भी पैसे निकालने के लिए क्या होता है, पार्लियामेंट का जो है अप्रूवल इसमें नहीं होता है, यानी कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे अगर पैसे निकालने हैं तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। लेकिन ये पॉइंट जरूर याद रखना कि जो पब्लिक अकाउंट से रुपए निकालने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। ठीक, और सरकारी जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है उसके द्वारा यह संचालित होता है। और इसमें
इसका लेन देन, जो पब्लिक अकाउंट का लेन देन है, मुख्यतः किसके लिए होता है? बैंकिंग ट्रांजेक्शन से होता है। इसका जो लेन देन है पब्लिक अकाउंट का, वो मुख्यतः बैंकिंग ट्रांजेक्शन में होता है और इसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए। ठीक, तो ये पॉइंट जरूर याद रखना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर रुपए निकालने हैं तो पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए और इसमें नहीं चाहिए। अब इसके बाद कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और ये कब 1950 द्वारा स्थापित की गई थी, मतलब 1950 में स्थापित की गई थी और ये आर्टिकल नंबर 267 में है। और इसे क्या कहते हैं? इमरजेंसी फंड कहते हैं। ये पूर्णतः प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है और इसमें अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के लिए ये होता है, यानी कि इमरजेंसी में कोई भी एक्सपेंडिचर अगर करना हो तो यहाँ से रुपए प्रेसिडेंट निकाल सकता है और उसे यूज कर सकता है। ठीक है, अनफोर्सीन मतलब कि जो पहले से डिसाइडेड एक्सपेंडिचर नहीं है उनमें इसका उपयोग किया जाता है और ये राष्ट्रपति के अधीन होता है और ये एडवांस पेमेंट प्रदान कर सकते हैं और इसमें फाइनेंस जो सेक्रेटरी द्वारा राष्ट्रपति की ओर से इसका संचालन किया जाता है, यानी कि जो वित्त सचिव होता है उसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट के आदेशानुसार। ठीक, और इसको भी बिना किसी पूर्वी संसदीय स्वीकृति प्राप्त है, यानी कि बिना किसी पार्लियामेंट के डिस्टर्बेंस से इसमें डायरेक्ट जो है रुपए प्रेसिडेंट निकलवा सकते हैं। अब इसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटियां देखते हैं, यानी कि संसद की समितियों के बारे में देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो जब ज्यादा कार्य होता है गवर्नमेंट के पास में, यानी कि कैबिनेट कमेटी का गठन क्यों किया गया कि मंत्रिमंडल जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, उस पे उसके कार्य को बांटने के लिए, यानी कि उस पर कार्य का बोझ कम करने के लिए कुछ कमेटियों का गठन किया जाता है, जिसमें मुख्य प्रकार की कौन कौन सी जो है कमेटियां हैं। तो दो प्रकार की कमेटियां, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी वे कमेटियां होती हैं जो कि स्थायी होती हैं, यानी कि इनको नहीं हटाया जा सकता, यानी कि ये परमानेंट कमेटियां हैं। फिर उसके बाद कुछ होती हैं एडहॉक कमेटी, यानी कि कोई भी अगर कार्य आया उसके लिए एडहॉक कमेटी बना दी, फिर वो कार्य खत्म होने के बाद इस कमेटी को भी खत्म कर दिया गया, यानी कि एडहॉक कमेटी क्या है? टेम्पररी तौर पर बनाई जाती है और कार्य पूर्ण होने के बाद इसे डिसबैंडेड कर दिया जाता है। तो स्टैंडिंग और एडहॉक कमेटी दो प्रकार की कमेटियां होती हैं और ये बनाई जाती हैं संसद में जो कार्य है उसका भार कम करने के लिए, यानी कि जो मंत्रिमंडल है उसका कार्यभार को बांटने के लिए। ओके, और ये लिखा कहाँ पे? ये रूल्स ऑफ बिजनेस के अंतर्गत ये कमेटियों का प्रावधान किया जाता है, संविधान में ये उल्लिखित नहीं है, यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटियां। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पार्लियामेंट्री कमेटियों के बारे में कथन दे देगा, फिर उसमें पूछेगा पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन संसद में उल्लिखित है, सॉरी संविधान में उल्लिखित है, तो वहां पे हम लोगों को उस ऑप्शन को गलत करना पड़ेगा क्योंकि उसमें नहीं है। ये कहाँ पे उल्लिखित है? इसका जो प्रोसीजर ये लिखित है रूल्स ऑफ बिजनेस में। ठीक, फिर उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है वो इनका गठन करने के लिए होता है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो इन कमेटियों को गठित करता है और इनकी संख्या, नामकरण व संरचना परिवर्तनी होती है, यानी कि इनमें इनकी कितनी मतलब संख्या होनी चाहिए कमेटियों की, कितने जो इनका नामकरण क्या है, संरचना क्या है, ये परिवर्तनी होती है, उसे परिवर्तित किया जा सकता है। और इससे संबंधित अन्य मंत्रियों को भी इसका मेंबर बनाया जाता है, जिसमें सीनियर मिनिस्टर भी होते हैं। ठीक है, और सामान्यतः इन कमेटियों के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, लेकिन कभी कभी होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर भी और जो कमेटियां होती हैं उनके अध्यक्ष होते हैं। मतलब मैक्सिमम कमेटियों के अध्यक्ष तो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं और कुछ कमेटियों के अध्यक्ष होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं। ठीक, अब देखते हैं कुछ स्टैंडिंग कमेटियां यानी कि स्थायी समितियां, और उनमें देखते हैं जो फाइनेंशियल कमेटियां हैं जो हर वर्ष पुनः गठित किए जाते हैं। यानी कि पहली बात तो स्टैंडिंग कमेटी मतलब स्थायी कमेटियां हैं, और उनमें हम लोग देखेंगे ऐसी कमेटी जो फाइनेंशियल कमेटी हैं, जिनमें की एक पब्लिक अकाउंट कमेटी है और एक एस्टिमेट कमेटी है और एक कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। यानी कि ये तीन कमेटियां कौन सी? फाइनेंशियल कमेटियां हैं और स्टैंडिंग कमेटियां हैं, यानी कि ये परमानेंट है और हर वर्ष ये पुनः गठित की जाती हैं, जो भी लीगल प्रोसीजर हैं उनको सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए। तो इनमें क्या क्या पूछा जाएगा? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसकी स्थापना सबसे पहले तो 1921 में हुई थी और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत इसे बनाया गया था।
और इसके अंदर जो मेंबर हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है 22, जिसमें कि 15 लोकसभा के मेंबर होते हैं और 7 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। जो ये कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसका कार्यकाल कितना होगा, 1 वर्ष का कार्यकाल होगा। और इसके बाद 1966-67 तक क्या था, इसका अध्यक्ष जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इनका जो अध्यक्ष था वो कौन था, जो पार्टी जीती हुई जो पार्टी होती थी लोकसभा में, वही क्या थे, इसका जो हेड था उन्हीं में से होता था। लेकिन 1967 के बाद में इसका अध्यक्ष वह बनाया जाता है जो कि कौन होता है, जो अपोजिशन पार्टी का मेंबर होता है, ठीक है, वो अध्यक्ष बनाया जाता है इसका। फिर उसके बाद इसकी योग्यता क्या है, जो मिनिस्टर हैं इसमें इस समिति के सदस्य नहीं हो सकते, जो मिनिस्टर हैं इस समिति के सदस्य नहीं हो सकते, ये योग्यता है इसमें। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी के कार्य क्या क्या हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी का कार्य क्या है, जो कैग है, कैग के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कैग जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक, इसका कार्य क्या है, जो गवर्नमेंट के अकाउंट है उन्हें ऑडिट करना और रिपोर्ट तैयार करना। और ये रिपोर्ट किसे देता है, प्रेसिडेंट को दे देता है। ये जो गवर्नमेंट के जो भी अकाउंट हैं उनकी रिपोर्ट को ऑडिट करता है, उसमें देखता है सही है ट्रांजेक्शन, क्या गड़बड़ी है, और वो रिपोर्ट बना के किसे दे देगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे देगा। और प्रेसिडेंट जो है ये रिपोर्ट कहाँ दे देंगे, पार्लियामेंट में दे देंगे, पार्लियामेंट में दे देंगे, ठीक है। और फिर पार्लियामेंट से ये कहाँ पहुंच जाएगी, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास में रिपोर्ट पहुंच जाएगी। और ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये बता देगी कि इसमें जो है घोटाला है, ये पब्लिक कर देगी उस चीज को कि गवर्नमेंट के जो अकाउंट ऑडिट किए गए उसमें कोई भी जो है जो भी डेटा मिसमैच कर रहा है, यानी कि कोई भी घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके बाद ये जो रिपोर्ट है ये कहाँ पे दे देती है, फिर ये पब्लिश भी कर देती है और ये दे देती है पार्लियामेंट में दोबारा से, जिसपे इसके ऊपर डिस्कशन हो पाए कि ये चीजें सही करी गई हैं कि या नहीं करी गई हैं। तो ये तो प्रोसीजर होता है इसका। अब इसके कार्य क्या है पब्लिक अकाउंट कमेटी के, सबसे पहले तो ये जो रिपोर्ट है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग द्वारा तैयार की गई जो रिपोर्टें हैं उसकी जांच कौन करता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो कि हमने सीक्वेंस में देख लिया। और कैग जो है रिपोर्ट किसको दे देते हैं, राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप देते हैं और राष्ट्रपति उसे संसद में दे देता है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी को जब ये रिपोर्ट मिलती है तो ये क्या करती है, संसद के बाद में जब ये रिपोर्ट मिलती है तो ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट और अन्य कोई भी खाता जो लोकसभा में प्रस्तुत किया हो उसकी जांच करते हैं और घोटाले को रिवील करते हैं। फिर उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी के कार्यों, जब ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कार्य करती है उसका जो है उसकी सहायता कौन करता है, कैग भी उसकी सहायता करता है। क्योंकि कैग है, कैग क्या है, कैग क्या है, कैग को तभी कहा जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का फ्रेंड्स एंड फिलोसफर गाइड कहा जाता है, क्योंकि वह उसकी सहायता करती है इसमें, इस कार्य को करने में, ठीक है। तो कैग को पब्लिक अकाउंट कमेटी का फ्रेंड्स एंड फिलोसफर एंड गाइड कहा जाता है। और कैग को क्या कहा जाता है, कैग का दूसरा नाम क्या है, जो गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो लोगों के पैसे को देखता है कि कहीं गवर्नमेंट घाटा तो नहीं कर रही है, इस वजह से कैग को दूसरा नाम भी दिया जाता है कि ये गार्जियन है किसका, पब्लिक पर्स का। ओके, तो पब्लिक अकाउंट की जो रिपोर्ट है वो संसद को फिर सौंपी जाती है और उस पर संसद में चर्चा होती है। तो ये प्रोसीजर है इसका। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में हम लोगों को क्या क्या याद रखना है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो टोटल मेंबर कितने होते हैं, 22, जिसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, ठीक है। और इसकी जो रिपोर्ट ये तैयार करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसमें सहायता कौन देता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तभी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को पब्लिक अकाउंट कमेटी का फ्रेंड्स एंड फिलोसफर कहा जाता है, ठीक है। और कैग का काम क्या है, कैग जो रिपोर्ट है सबसे पहले ये ऑडिट करता है, प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी ये जो तीनों अकाउंट है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट और अन्य कोई भी खाता गवर्नमेंट का, ये देख के घाटा बताएंगे और फिर इसे पार्लियामेंट में दे देंगे जिससे इस पर डिस्कशन हो पाए, ठीक है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी का हेड कौन होगा, अपोजिशन पार्टी का मेंबर होगा। और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये अपोजिशन पार्टी का मेंबर होगा और हर साल के लिए ये गठित की जाती है, पर ईयर के हिसाब से। ओके, अब सेम एस्टीमेट कमेटी है, ये 1950 में बनाएगी जैसे वो 1921 में,
और वास्तव में इसे 1921 में एक स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी के रूप में गठित किया गया था, जिसे बाद में एस्टीमेट कमेटी के रूप दे दिया गया 1950 में। ठीक, और ये इकोनॉमी कमेटी भी कहा जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या देखती है? ये एस्टीमेट देखती है, बजट का एस्टीमेट, पैसे का एस्टिमेशन देखती है। कौन? एस्टीमेट कमेटी। ओके, और इसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? जैसे कि उसमें 22 मेंबर थे, तो एस्टीमेट कमेटी में केवल 30 मेंबर हैं, जो भी पूरे के पूरे कहां से हैं? लोकसभा से हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टीमेट कमेटी में डिफरेंस कहाँ कहाँ आ रहा है, ये हम लोग जरूर नोट करें। 22 मेंबर, इसमें 30 मेंबर वहां राज्यसभा के भी थे, साथ यहाँ पे कोई भी मेंबर नहीं है। यहाँ पे 30 कहाँ के हैं? लोकसभा के हैं। ओके, और ये सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है उनके माध्यम से लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं। जो 30 मेंबर हैं वो कौन सी प्रोसेस से चुने जाते हैं? जैसे कि प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उस तरीके से। ओके, वो हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंट। और कार्यकाल सेम है, 1 वर्ष। चेयरमैन का चुनाव कौन करता है? हाँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी के भी चेयरमैन का चुनाव कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, और इसका भी लोकसभा का अध्यक्ष इसके जो कमेटी है इसके हेड का चुनाव करता है। और मंत्री इसके क्या मेंबर नहीं हो सकते। कार्य क्या है? बजट का एस्टिमेशन करना, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर या इकोनॉमी है उसमें सुझाव देना। और यह समिति क्या क्या सुझाव देती है? अनुमानों में संसद में प्रस्तुत फॉर्म क्या है, नीतिगत सीमाओं के भीतर धन का उपयुक्त उपयोग के बारे में, ये सारा काम इसका है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टीमेट कमेटी को दोनों को मिला के सिस्टर कमेटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अपना डेटा शेयर करते हैं। ठीक है, सिस्टर कमेटी कहा जाता है। फिर कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, अब इसमें क्या है? ये 1964 में है, और ये कौन सी कमेटी है? जो कृष्णा मेनन कमेटी है, उनकी रिकमेंडेशन के द्वारा ये जो है हुई थी, एस्टेब्लिश की गई थी, उनकी सिफारिशों पर एस्टेब्लिश की गई थी। तो ये जरूर याद रखना है, कृष्णा मेनन कमेटी के आधार पर 1964 में इसका जो है स्थापना की गई थी। अब इसमें मेंबर कितने हैं? सेम लाइक पब्लिक अकाउंट कमेटी, 22, 15, 7, यानी कि 22 मेंबर टोटल हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। कार्यकाल सेम है, 1 वर्ष, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी एस्टीमेट कमेटी का है। ओके, अध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर द्वारा चुनाव होता है, तीनों कमेटी में सेम है अध्यक्ष का चुनाव। और इसका अध्यक्ष केवल क्या होता है? बस ये चीज याद रखना है कि लोकसभा के सदस्य ही इसके जो हो सकते हैं। और एलिजिबिलिटी वही सेम एलिजिबिलिटी है। कार्य क्या है इसके? जो पब्लिक अंडरटेकिंग जो रिपोर्ट है उनके खातों की जांच करना, ठीक है, और जो कैग द्वारा प्रस्तुत जो सार्वजनिक उपक्रम की रिपोर्ट है उनको ऑडिट करना, उनकी समीक्षा करना, ये इसका कार्य है। और जो साउंड बिजनेस और अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुसार हो रहा है काम, जो भी काम हो रहा है वो सही तरीके से, सही ढंग से पैसों का यूटिलाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारा काम ये कमेटी देखती है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब उसके बाद देखते हैं कुछ पार्लियामेंट्री टर्म। तो पार्लियामेंट्री टर्म में क्या है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो सेशन है पार्लियामेंट के, जो सेशन है वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। BMW से आप लोग याद रख सकते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर सेशन। अब इसमें बजट है, मॉनसून है और विंटर सेशन है। ये पार्लियामेंट के सेशन है, ये 3 सत्र में जो है जो सदन की कार्यवाही चलती है। बजट सेशन में चलती है फरवरी से मई तक, फिर मॉनसून में जुलाई से सितंबर तक, नवंबर से दिसंबर तक विंटर सेशन कहा जाता है। ठीक है, और एक जो 2 सेशन है उनके बीच में मैक्सिमम कितना गैप नहीं होना चाहिए? 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि एक जो सेशन है और दूसरा सेशन है उसके बीच में 6 महीने से पहले ही दूसरा सेशन चालू हो जाना चाहिए, ये है अल्टीमेटली। और जो प्रेसिडेंट जो है वो क्या करता है? इन सदनों का जो स्टार्टिंग समय पर बुलाना किसका काम है? प्रेसिडेंट का काम है। इनको सेशन को खत्म करना भी किसका काम है? यानी कि सम्मन का काम, प्रोरोगेशन का काम, दोनों काम किसका है? प्रेसिडेंट का है। तो ये भी याद रखना है, यानी कि सेशन की शुरुआत करना और उसका एंड करना दोनों काम प्रेसिडेंट के हैं। ठीक, प्रेसिडेंट द्वारा आहूत की जाती है प्रत्येक बैठक को, और ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 85 के तहत है। अब कोरम हम लोग जानते हैं, कोरम जो है 1/10 टोटल हाउस स्ट्रेंथ की। अगर 1/10 मेंबर नहीं है तो जो रिस्पेक्टेड हाउस है उसका जो चेयरमैन है
वो जो है सेशन की मीटिंग को क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है, एडजर्न कर सकता है। जैसे कि लोकसभा की बात करें तो 1/10 मेंबर यानी कि 55 सदस्य अगर सदन में नहीं आए तो सदन की जो है कार्रवाई नहीं चालू की जाएगी। और राज्यसभा के केसेस में 25 सदस्य अगर हैं प्रेजेंट तो राज्यसभा की कार्रवाई चलेगी, अगर इससे कम है तो राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चलेगी। और जो भी रिस्पेक्टेड हाउस का चेयरमैन, अध्यक्ष या स्पीकर है वो क्या करेगा, इस बैठक को एडजर्न कर देगा अगर ये कोरम की परिपूर्ति नहीं की जाती। और कोरम हम लोग जानते हैं 100 के आर्टिकल नंबर 3 में है। अब लेम डक सेक्शन क्या होता है, लेम डक सेक्शन क्या है, हाँ ठीक है। अब लेम डक सेक्शन क्या है, लेम डक सेक्शन ये है कि अगर मान लो कि कोई भी लोकसभा चल रही है और उसका लास्ट डे है, ठीक, इसके बाद क्या है, चुनाव के बाद नई कोई भी लोकसभा आएगी, तो उसमें क्या है कि अगर मान लो बीजेपी की पार्टी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि बीजेपी की गवर्नमेंट लोकसभा चल रही है, तो उसमें क्या है कि आज मान लो लास्ट सेशन है, लास्ट, इसके बाद क्या चुनाव के बाद ही दोबारा मिलेंगे। तो अगर उसके बाद कांग्रेस की मान लो गवर्नमेंट बन गई तो उसमें क्या है, जो बीजेपी है उसको क्या कहा जाएगा, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका कोई पार्टी से रिलेशन नहीं है कि, तो बीजेपी गवर्नमेंट को क्या कहा जाएगा, जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें, तो उसे लेमडक्स कहा जाएगा उनके मेंबर्स को, ठीक है। और उस सेशन को क्या कहा जाएगा, लेमडक सेशन कहा जाएगा, समझ गए, क्योंकि वो लोग नहीं जीत पाए इस वजह से। ओके, तो ये बस टर्मिनोलॉजी है, ये आप लोगों को समझने के लिए मैंने बताया। अब उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है लोकसभा और राज्यसभा के जो है सेशन चलते हैं, जिसमें कि क्या है, लोकसभा जो है 11 बजे से और 5 बजे तक कार्य करती है, और जो ये 11 बजे से राज्यसभा 6 बजे तक कार्य करती है। अब इसके बीच में क्या क्या पॉइंट होते हैं वो देखते हैं कि कैसे सेशन की कार्रवाई चलती है। तो सबसे पहला जो घंटा होता है 11 से 12 तक का लोकसभा में, तो वो क्या होता है, क्वेश्चन आवर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आवर होता है प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा क्या कहलाता है, क्वेश्चन आवर। तो ये जरूर याद रखना, 11 से 12 तक का टाइम है, 11 बजे से 12 बजे तक का। फिर क्या है, इसे क्वेश्चन काल कहा जाता है। और इसमें होता क्या है, सांसद क्या होते हैं, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो मंत्री जो होते हैं उनसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो अब क्वेश्चन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आवर है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहले घंटे में, सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर उसके आंसर दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन वो है, वो कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन होते हैं स्टार्ड और अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, यानी कि 3 प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिए जाएं, यानी कि ओरल आंसर अगर दिए जाएं तो उसे क्या कहा जाएगा, स्टार्ट क्वेश्चन कहा जाएगा। और इसमें क्या होता है, यदि किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछा कि भारत में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, तो उसका आंसर उसने जो है स्टार्ट क्वेश्चन पूछा कि भारत में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, तो उसका आंसर उसने जो रिलेटेड मंत्री है, जो मिनिस्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला है, उसने जवाब दे दिया उसका ओरल रूप में। फिर क्या हुआ, उसके बाद जो जिसने क्वेश्चन पूछा है या और भी कोई लोग, वो क्या कर सकते हैं, जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हाँ, स्टार्ट क्वेश्चन के केसेस में, यानी कि ओरल जिनके आंसर है, स्टार्ट क्वेश्चन के आंसर क्या होते हैं, ओरल, यानी कि मौखिक रूप से देंगे, लिख के नहीं देंगे, तो उसमें क्या है, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना कि जो स्टार्ट क्वेश्चन है उनमें जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के अलावा और मल्टीपल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरे होते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन, और ये 11 से 12 के सेशन में हो रहा है काम, ठीक है। अनस्टार्ड क्वेश्चन मतलब कि इसमें क्या होता है कि मंत्री जो होता है, रिलेटेड मंत्री, वो लिखित में उस क्वेश्चन का जवाब देगा, उसे कहते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन। और इसमें क्या है, जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है उसको नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि वो जवाब तो उसी क्वेश्चन का तैयार करके आएगा जिसको आपने पूछा है, और लिखित में, क्योंकि आंसर चाहिए, अनस्टार्ड क्वेश्चन है। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि जिनके लिए मंत्री अगर कह देता है, वे क्वेश्चन हैं जो कि उन्हें समय चाहिए उसके बारे में सोचने के बाद वे जवाब देंगे। तो 10 दिन का जिनमें समय दिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। और इनका भी उत्तर जो है वो मौखिक रूप में दिया जाता है, मतलब कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन और स्टार्ट क्वेश्चन दोनों का जो जवाब है वो ओरल रूप में, यानी कि मौखिक रूप से दिया जाता है। बाकी अनस्टार्ट क्वेश्चन का जवाब जो है वो है रिटन फॉर्म में दिया जाता है, और यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, ठीक, अनस्टार्ट क्वेश्चन में। तो ये तो हो गया 11 से 12।
फिर 12 से 1 उसे कहते हैं जीरो आवर। तो इस प्रश्न काल जो क्वेश्चन आवर है, यानी कि 11 से 12 क्वेश्चन आवर है, फिर उसके बाद जस्ट कौन सा आवर आएगा, जीरो आवर। तो 12 से 1 का टाइम है, फिर 1 बजे से लंच हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ये इसमें जो जीरो आवर है इसका कोई भी उल्लेख कहाँ पे नहीं है, जो रूल ऑफ प्रोसीजर है उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं है जीरो आवर का, पॉइंट ये याद रखना है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो इनफॉर्मल डिवाइसेस हैं, यानी कि इनफॉर्मल विधि से किसी भी माध्यम से किसी भी सांसद को बिना पूर्व सूचना के इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो भी महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दा हो उसके रूप में इसको जीरो आवर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर पब्लिक इंपोर्टेंस का कोई भी मुद्दा है, इसमें कोई भी सांसद जो है उसे पूर्व सूचना के उससे क्वेश्चन किया जा सकता है जीरो आवर के अंतर्गत। ठीक है, और यह तब तक चलता है जब तक कि सदन का नियत एजेंडा शुरू नहीं होता, तब तक कि ये जीरो आवर चलता है। मतलब कि इसमें कोई भी ये नहीं कि हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे, कोई भी पूर्व सूचना नहीं दिया जाता है मंत्री को, ओके, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। और ये पब्लिक इंपोर्टेंस के जो मुद्दे होते हैं उनका डिस्कशन होता है इसमें। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में हम लोग शायद पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बाकी नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है कि ऐसा मोशन जो कि चलाया जाता है रूलिंग पार्टी के खिलाफ, जो जैसे कि अभी रूलिंग पार्टी कौन है, बीजेपी, तो कांग्रेस वाले जो है बीजेपी के खिलाफ में नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों चलाएंगे, इस वजह से कि उनको ये प्रूफ करवाने के लिए कि उनके पास कॉन्फिडेंस है, यानी कि उनके पास बहुमत है या नहीं है, यानी कि उनके जो सांसद हैं वो उनके पास हैं उनके अंडर में कि नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, और इसे लाने के लिए जो 50 सांसद हैं उनका समर्थन आवश्यक है। ओके, और यह केवल कहां पे लाया जाता है, ये जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। और अगर ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास हो जाता है। यानी कि अगर वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं ये सेशन आने के बाद में, और तो क्या हो जाएगा, सबको रिजाइन, यानी कि पूरी लोकसभा को जो है रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन इसे लाने के लिए अपोजिशन वाली जो पार्टी है या टोटल जो मेंबर है उनमें से 50 सांसदों का समर्थन चाहिए, तभी ये लाया जा सकता है। ठीक है, और ये लिखाई है, पास हो जाता है तो ये है। फिर उसके बाद एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट क्या होता है, एडजर्नमेंट तो ये है कि अगर मान लो एडजर्नमेंट मोशन भी ये है कि कोई भी अगर 50 लोग समर्थन कर दें कि इस सेशन को एडजर्न करना चाहिए तो स्पीकर इसे एडजर्न कर सकता है नेक्स्ट टाइम के लिए। संसद का अगर ध्यान किसी भी अत्यंत महत्वपूर्ण या निश्चित सार्वजनिक मुद्दे की ओर आकर्षित करना होता है तो यह एक असाधारणता संसदीय उपकरण है जिसका उपयोग कब किया जाता है, ये जो बहुत ही आपातकालीन स्थिति है उसमें क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है कि जो सदन को स्थगित किया जा सके, क्योंकि स्वीकार कर लिया जाता है तो सदन का सामान्य कार्य जो है वो एडजर्न हो जाता है। फिर ये वही चीज लिखी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का सेशन। ओके, बाकी एक टर्म होता है हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट क्या होता है, जैसे कि हंग पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, हंग पार्लियामेंट, इसका मतलब ये होता है कि अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं और किसी भी पार्टी को जो जीतने के लिए बहुमत चाहिए वो नहीं मिलता है तो उसे हंग पार्लियामेंट कहते हैं। ओके, बस इतना समझ लीजिए, बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, धन्यवाद।